मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम अपने नॉडिटेल की और एक कहानी चीफ की दावत। इस कहानी के कहानीकार भीष्म साहनी के द्वारा लिखी हुई कहानी चीफ की दावत यह देखने जा रहे हैं। आइए आज आप लोगों को हम SR BGNR GDC ये कम्मम लैंग्वेजेस 2 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और दूसरा चैनल का नाम सांबशिवराव अत्तोटा। इन दो चैनलों में आप लोग इस PPT के माध्यम से प्रस्तुत कहानी जो है चीफ की दावत यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से मैं आप लोगों के लिए इस PPT में कहानीकार का संक्षिप्त परिचय, कहानीकार का चित्र और इस कहानी से संबंधित 2-3 और चित्र इमेजेस गूगल से हम डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट किया था आप लोगों के लिए, और उसके बाद कहानीकार का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद कहानी का सार, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार भी प्रस्तुत किए गए थे और इसमें कुछ ऐसे मुख्य पात्र है। और उसके बाद यहाँ पर दृष्टि एक अकादमी है, IAS अकादमी, वहां के छात्र, दृष्टि अकादमी के छात्रों के द्वारा नाट्य मंचन भी इस अपने PPT में आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ओके, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसे मैं आप लोगों के लिए अभी शेयर करने जा रहा हूं। शेयर, ओके, दिख रहा है? थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा टेक्निकल सांकेतिक तकनीकी कुछ ऐसी यस, देखिए अभी मैंने इसे एनलार्ज करके आपके लिए दिखा रहा हूं। तो यह पार्ट जो है, यह PPT या वीडियो लेसन किसके लिए निर्धारित है? सत्र 1, सेमेस्टर 1, BA, BSc, BCom और BBA फर्स्ट ईयर के BA, BSc, BCom और BBA के विद्यार्थियों के लिए सेकेंड लैंग्वेज, इसका मतलब द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में आप लोगों को गद्य दर्पण और कथा सिंधु नाम से एक सिलेबस, एक किताब निर्धारित है। तो इसमें से गद्य दर्पण जो है प्रोज और कथा सिंधु जो है नॉन डिटेल, अपठित। ओके, नॉन डिटेल को हम कहते हैं हिंदी में अपठित। ओके, अपठित तेलुगु में कहते हैं उपवाचक, ऐसा। ओके, नॉन डिटेल। इस कथा सिंधु में कुछ कहानियों को लेकर संकलित किया गया था कथा सिंधु को। तो इन कहानियों में से अब तक हम लोग सदगति देख चुके हैं और छोटा जादूगर देख चुके हैं
ओके। और अम, और एक कहानी आप लोगों को कुछ याद है? सदगति, छोटा जादूगर, और यहाँ पर प्रायचित भी देखा गया है। उसके बाद चीफ की दावत। आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं चीफ की दावत। ओके। इस वीडियो लेसन को प्रस्तुत करने वाले ये सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, और SR BGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनमस कॉलेज। यूट्यूब चैनल का नाम SR BGNR GDC ये खम्मम लैंग्वेजेस 2 और सांबशिवराव अत्तोगा। अगले स्लाइड में यहाँ पर ये देख लीजिए, भीष्म साहनी, इनकी एक कहानियों का संकलन है मेरी प्रिय कहानियां। ओके, यहाँ पर हम कहानीकार को देख सकते हैं। मैंने ये पूरी कहानी को यदि इस चित्र के माध्यम से, मैंने चित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। चित्र को देखने से आप लोगों को कहीं कभी कभी किसी परीक्षा में भी ऐसे एक चित्र देकर इस चित्र के बारे में वर्णन करने के लिए पूछेंगे, डिस्क्राइब दिस पिक्चर, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। तो इसलिए आप लोगों के सामने यह पिक्चर रखा गया था। टाइटल क्या है? चीफ की दावत, भीष्म साहनी का संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय देने से पहले आप लोगों के सामने एक माने दावत, दावत का मतलब क्या है? पार्टी। आप सब लोग बहुत परिचित है इस शब्द से, पार्टी। कुछ भी अच्छे मार्क पाए, पार्टी। या अपने फेवरेट हीरो फिल्म रिलीज हुआ तो पार्टी दे दो। ओके। हर एक बात के लिए, एक नई सेलफोन खरीद लिया समझो तो पार्टी पूछेंगे अपने दोस्त लोग। तो हर एक विषय पर, ओके, कदम कदम पर, जब बच्चों का जन्म लिया जाता है, पैदा होते हैं, पार्टी देते हैं। जब उसका नामकरण करते हैं, पार्टी देते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशंस में पार्टी बोलते हैं। ओके। इसलिए अपने जीवन में हर एक संदर्भ में, हर एक संदर्भ में खुशियां मनाने के लिए यह दावत का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर दावत का मतलब पार्टी। ओके। तो यहाँ पर कौन किसको दावत दे रहे हैं? कौन किसको दावत दे रहे हैं? चीफ की दावत। चीफ, यहाँ पर चीफ शब्द जो है यह मुख्य, मुख्य प्रबंधक, या आप लोगों को ये मालूम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। आजकल यह शब्द बहुत प्रचलित हो गया। ओके। ये कारपोरेट व्यवस्था के कारण CEO शब्द जो है बहुत प्रचलित हुआ था। तो चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स चीफ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, चीफ ऑफ दैट कंपनी, माने मुख्य। हिंदी में चीफ का मतलब मुख्य। यहाँ पर कहानीकार भीष्म साहनी जी चीफ शब्द को उस वैसे जैसे कि तैसा यूज किए थे, क्योंकि वह बहुत प्रचलित शब्द है। ओके। मुख्य की दावत नहीं कहते, चीफ की दावत। तो यहाँ पर चीफ माने ये कंपनी में, एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO। और उस CEO को उस कंपनी में काम करने वाले एक दूसरा ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर। ओके। जैसे आप लोग शायद समझ गया होगा, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर हूँ, तो अपने कॉलेज के चलाने वाले मुख्य कौन है? तो अपने प्राचार्य, प्रिंसिपल सर। तो मान लीजिए अपने कॉलेज के मुख्य या रथसारथी या उसे आगे चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से हर विषयों में अपने प्रधान एग्जीक्यूटिव जो है प्रिंसिपल सर। इस व्यवस्था में मैं एक लेक्चरर हूँ। तो यदि मैं अपने प्रिंसिपल सर को मेरे घर बुलाए तो हमारे लिए वो चीफ बनेंगे। तो मैं यहाँ पर दावत देने वाला हूँ, अतिथि या आतिथ्य देने वाला हूँ। ओके।
वैसे ही यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कहानीकार चीफ की दावत कहानी में दो पात्रों को, यहाँ पर एक सोमनाथ, उस कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी, एक ऑफिसर मेरे जैसे, और वो अपने चीफ को, अपने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चाहे मैनेजर कहिए या कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहिए, कुछ भी, यहाँ पर सारी कहानी में हर दम चीफ का शब्द ही प्रचलित है, उसके अलावा या मैनेजर, प्रबंधक ऐसा कुछ यूज नहीं किए थे। ओके, तो यहाँ पर चीफ को दावत पर बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, मैंने कहीं अपने होटल या लॉजेस में नहीं है, बोलने घर, घर में परिवार में किसको बुलाते हैं? अपने लोगों को बुलाते हैं। घर परिवार में खाने के लिए या पार्टी लेने के लिए किसको बुलाते हैं? अपने वालों को। तो चीफ जो है यहाँ पर अपने अधिकारी के लिए वो सर्वोपरि है, तो हमसे बड़े लोगों को अपने घर बुला सकते हैं। ये अपनाने की तरीका, अपनाने में वो ओन करने के लिए यह प्रयास कर रहा है। चीफ को ओन करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसी के क्रम में यह एक प्रयत्न है। ओके, तो सोमनाथ है यहाँ पर एक प्रमुख पात्र का नाम सोमनाथ है। ओके, और उसकी पत्नी, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ऑफिस में काम करने वाला है। और दूसरी तरफ चीफ और चीफ की बीवी। ओके, दोनों यहाँ पर ये चार लोग, दो पुरुष लोग, एक ऑफिसर, एक चीफ, मॉडर्न ड्रेस में है, आधुनिक स्टाइल से रहने वाले हैं, और दो औरत, ये भी वेरी वेरी अल्ट्रा मॉडर्न, वेरी वेरी अल्ट्रा मॉडर्न। अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब यहाँ पर उत्तर आधुनिक। ओके, हम आधुनिक में भी और आधुनिक इसी को बोलते। अभी अभी जो कंप्यूटर युग चल रहा है, इस कंप्यूटर युग को हम बोलते हैं अल्ट्रा मॉडर्न। ओके, इनकी ड्रेस की स्टाइल, हेयर स्टाइल, ओके, या बैठने की तरीका और ये सब, ओके, इन सब को देखकर हम इन लोगों को अल्ट्रा मॉडर्न के लोग कह सकते हैं। यह चित्र इसलिए मैंने सारे कहानी में जो मुख्य पात्र है उन पात्रों के माध्यम से इसका नेपथ्य का मतलब बैकग्राउंड को जानने के लिए यह प्रयास है। ओके, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको देखेंगे, भीष्म साहनी का संक्षिप्त परिचय। भीष्म साहनी का जन्म जो है, इनके जन्म के बारे में पहले, भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ। ओके, अविभाजित मीन्स या भारत इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, भारत, ये अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वैसे बाद में ये विभाजित हो गए, खंडित हो गए, स्वतंत्र हो गए, इसका मतलब यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। तो पाकिस्तान माने भारत से पाकिस्तान स्वतंत्र होने से पहले पूरा भारत के नाम पर ही जानते थे। ओके, उसी टाइम में आप लोग जानते हैं अपने लाल एल के आडवाणी जी लाहौर वहां पर पैदा हुए थे। ओके, वैसे बहुत सारे हैं, माने वो लाहौर जो है यहाँ पर लाहौर, कराची या रावलपिंडी, ये सब जो है भारत के अंतर्गत गिने जाते हैं, कब? स्वतंत्रता से पूर्व, राइट। तो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी एक प्रमुख नगर है, वहां पर क्रिकेट भी खेले जाते, क्रिकेट स्टेडियम भी है। ओके, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहकर हम अख्तर को बोलते हैं, क्रिकेट में एक अच्छे खिलाड़ी है, गेंदबाजी है, रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं, राइट। तो इसलिए वहां पर माने एक प्रसिद्ध नगर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। समकालीन साहित्य में भीष्म साहनी एक चर्चित व्यक्तित्व है। समकालीन, जब
इनका टाइम चला था, मैंने जन्म से लेकर निधन तक, मतलब कॉन्टेम्पररी, समकालीन का मतलब कॉन्टेम्पररी साहित्य में भीष्म साहनी एक चर्चित व्यक्तित्व है। ओके, मैंने जब भी वे कोई भी कुछ कहानी लिखे या कुछ उपन्यास लिखे, किसी का भी कुछ लिखकर पाठकों तक पहुंचते हैं तो जरूर उस पर चर्चा हुआ करती थी। उसके पर्सनालिटी, पूरा पर्सनालिटी इटसेल्फ माने बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, बहुत चर्चित पर्सनालिटी है। उसकी शिक्षा दीक्षा, ओके, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के बारे में भी आप लोग एक मिनट प्लीज। शिक्षा, आपने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी में एमए पास किया। एमए, एमए हिंदी नहीं, एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश कहां पर पढ़े थे? गवर्नमेंट कॉलेज। वो कहां पर? लाहौर। अभी भी आप लोगों को लाहौर इधर अपने पंजाब में एक है, मैंने पंजाब राज्य जो है, पंजाब स्टेट बोलते हैं, स्टेट अंग्रेजी में, हिंदी में राज्य बोलते हैं। पंजाब राज्य जो है अभी मैंने वो उसको दो किया गए थे, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा भारत में आ गया। ओके, तो लाहौर उसी टाइम के, लाहौर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर इन्होंने एमए किए थे। देश के विभाजन, देखिए देश के विभाजन के पश्चात दिल्ली गए। ओके, स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में और भारत एक अलग या स्वतंत्र देश के रूप में बनने के बाद वे वहां से लाहौर से दिल्ली आए थे। कुछ वर्षों तक दिल्ली में ही अध्ययन किया, फिर अनुवाद कार्य से जुड़कर कुछ समय सोवियत रूस में बिताया था। दिल्ली में रहकर वे और कुछ समय तक अध्ययन किए थे और रिसर्च किए थे, सब कुछ। उसके बाद उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने सोवियत रूस, सोवियत रूस का मतलब अभी रशिया बोलते हैं, सोवियत यूनियन बोलते थे उसके पहले, ओके, यूएसएसआर, यूएस, अभी हम यूएसए बोलते हैं अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे ही यूएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, रशिया। ओके, अब वो अलग हो गए सब, जैसे स्वतंत्र राज्य बन गए सबके सब, अब एक रूस ही बचा हुआ है। तो उस समय वो सोवियत रूस में एक अनुवाद का कार्य में डूबे हुए थे। जुड़कर वे अफ्रो एशियाई लेखक संघ तथा साहित्य अकादमी का, दीर्घ यहाँ पर मिस है, साहित्य अकादमी के शीर्ष पदों पर रहे हैं। देखिए शीर्ष पद मीन्स टॉप मोस्ट पोजीशन, सबसे ऊंचा वाला टॉप पोजीशन, जैसे कॉलेज के लिए प्रिंसिपल, जैसे इस देश के लिए प्रधानमंत्री, ओके, देश राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर, जैसे जिला के लिए जिलाधीश कलेक्टर, वैसे यहाँ पर वे अफ्रो एशियाई लेखक संघ, एक लेखक संघ था अफ्रो एशियाई, मीन्स अफ्रीका और एशिया। ओके, इनको मिलाते हुए एक लेखक संघ है। ओके, उस लेखक संघ में उन्होंने अच्छे पद पर पहुंचे थे। वे कथा साहित्य के अलावा नाटक जगत से भी जुड़े रहे हैं, कहानी भी लिखे थे, वे नाटक भी लिखे थे। अनेक नाटकों एवं फिल्मों में आपने सक्रिय भूमिका निभाई, अनेक नाटक लिखे थे और इनके आधार पर कुछ फिल्म भी बनाए थे, इसलिए फिल्मी दुनिया में भी आप सक्रिय, वेरी एक्टिव काम किए थे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जानने के लिए भीष्म साहनी के विचार, उनकी आलोचना क्या है और किस बात को किस रूप में सोचा करते थे, माने इसके थॉट, भीष्म साहनी के थॉट, विचार क्या है, यह देखा जाएगा। विभाजन की त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का कोकलापन आपकी कहानियों के विषय रहे हैं। देखिए यहाँ पर विभाजन शब्द आपको मालूम है, त्रासदी,
ये त्रासदी का मतलब क्या है? त्रासदी मीन्स कॉमेडी, त्रासदी मीन्स कॉम सॉरी दुख, त्रासदी मीन्स दुख, బాధ తెలుగులో, राइट? या किसके किसकी वजह से उन्हें उन्हें या पीड़ा या दुख महसूस करना पड़ा था? त्रासदी किस लिए उत्पन्न हुई? बाधा या दुख या पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई उसके मन में? केवल उनके मन में नहीं, सारे देश में, भारत देश में। किसकी वजह से? विभाजन। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए, स्वतंत्र बन गए। तो इसके कारण जो राजनीतिक स्तर पर कहेंगे तो उस भूभाग भूभाग पर रहने वाले इधर आने लगे, यहाँ के रहने वाले उधर जाने लगे। तो सरकार ने उस टाइम पे सबको ऐसा एक मौका दिए थे। यहाँ के लोग उधर, माने यहाँ रहने वाले मुसलमान लोग पाकिस्तान जाने के लिए कुछ विचार व्यक्त किए थे, और वहां के रहने वाले हिंदू परिवार के कुछ लोग इधर आकर बसने के लिए अपना इंटरेस्ट व्यक्त किए थे। तो माने इसके संदर्भ में कुछ ऐसे पीड़ा को सहना पड़ा था, त्रासदी, ये राजनीतिक के कारण हुआ था। ओके, तो हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना आप लोग याद रखिए, जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे, दोनों का विभाजन किया गया था, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग देश बने थे, उस टाइम पर बहुत दुख झेलना पड़ा था दोनों देशों में रहने वाले या दोनों भूभागों में रहने वाले जनता को। ओके, और उसके बाद त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का कोकलापन आपकी कहानियों में विशेष रहे हैं। मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय का मतलब मिडिल क्लास। हम सब मध्यवर्गीय परिवार या मध्यवर्गीय लोग कहे जाते हैं। ना अपने पास ज्यादा धन और दौलत है, ना बहुत कम। ओके, ना हम ऊपर लोगों की एलाइट क्लास में नहीं जा सकते, उन्नत वर्ग में, नहीं तो बिल्कुल नीचे गरीब से गरीब वहां तक भी नहीं जा रहे। हम मध्य में रहने वाले हैं, मिडिल, मिडिल क्लास बोलते हैं जिसको। मध्य वर्गीय का मतलब मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास जीवन में या मिडिल क्लास लोगों की, आप लोग सिनेमा भी देखा होगा, एमसीए, मिडिल क्लास अब्बाई लोग, मिडिल क्लास अम्माई। ओके, तो कोकलापन आपकी कहां, कोकलापन का मतलब यहाँ पर मानसिकता, विचार, आलोचना, माने रहने की स्टाइल, ढंग, पद्धति, विचार, ये सब। और वहां पर वो कैसे एकदम नैरो माइंडेड रहते हैं, एकदम नैरो माइंडेड, माने खुले दिमाग से सोचने वाले, विचार करने वाले बहुत कम है। नैरो माइंडेड, कोकलापन, नैरो माइंडेड से आते हैं। इसका क्या है, हम नीचे भी नहीं आ सकते, वैसे ऊपर भी नहीं जा सकते, मिडिल। तो ये मध्यवर्गीय जीवन में ये नैरो माइंडेड लाइफ जो है, इनकी कहानियों के लिए और नाटकों के लिए एक प्रमुख विषय वस्तु बन जाती है, राइट? तो दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति के लिए भीष्म साहनी की कहानियां साम्यवादी विचारधारा के करीब है। हम सब देखते हैं, गरीब है, मजदूर है, उसी में से, और दलित है, ये सब क्या है? శోషిత వర్గ है। తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే వీళ్ళు పీడించబడేవారు, దోచుకోబడేవారు। क्या क्या इनसे लेते हैं? श्रम लेते हैं, मेहनत लेते हैं, धन लूटते हैं, ये सब। माने हर रूप से वे लूटा जाता है, हर रूप से ये दलित या स्त्री और मजदूर, वे सब शोषित किया जाता है। माने వీళ్ళ రక్తాన్ని పీల్చేస్తూ ఉంటారు। कौन? शोषक,
शोषक का मतलब जो अपने वश में लेने वाला, अधिकार अधिकार जमाने वाले। ओके, उच्च कोटि के लोगों को हम शोषक बोलते हैं, यजमान को यहाँ पर शोषक बोलते हैं, राइट। माने भू भूपति, भूमि के अधिपति, या मैनेजर, या ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, वे सब लोग क्या है, उन्नत वर्ग के हैं। वे अपने कर्मचारियों को बहुत शोषित करते हैं। शोषित करने का मतलब उन्हें चूज करते हैं, चूज लेना हर तरफ से, माने ज्यादा टाइम तक काम करवाते हैं, और जितना काम करवाते हैं उतना बेनिफिट या तनख्वाह नहीं देते, बोनस नहीं देते। आप लोगों ने देखा होगा सदगति, सदगति कहानी में क्या देखे थे, माने पंडित जी, पंडित क्या नाम है उसका नाम, घासीराम जी, पंडित घासीराम जी अपने दलित दुखी को क्या बिना पैसे दिए काम में लगाए थे। माने यहाँ पर क्योंकि दलित के लिए या दलितों की चमार वहां पर दुखी, यदि उसके उसके लिए, उसकी भलाई के लिए कुछ क्या है विचार करना है, तो विचार करके बताना है तो शास्त्रों के माध्यम से, या जो भी पद्धति वे जानते थे पंडित, उसके माध्यम से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भलाई है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है शादी के लिए, ये सब करना है तो उसे कुछ पैसा संभावना देना पड़ेगा। उस संभावना देने के लिए यहाँ पर अपने दुख की संसिद्ध है, रेडी है। लेकिन पंडित घासीराम उनसे मेहनत करवाता है, मेहनत में लगाता है। उनको मालूम है उनके घर में शादी के लिए तैयारियां करनी है, अपने दुखी चमार के घर में ढेर सारे काम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए उनको ये भी मालूम है वे बिना कहा के आया होगा, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं, आते ही उसके लिए बेंट लाता है एक घास के रूप में, अपने दुखी दुखिया। इतने सारे होते हुए भी बिना कुछ पैसे देके उस पर झाड़ू लगाता है आंगन के पूरे, और वहां पर उसे लीपने के लिए बोलते हैं गोबर से, और उसके बाद लकड़ी चीरने के लिए कहते हैं, और उसके बाद और उसे ढोने के लिए, भूसा ढोने के लिए भी कहते हैं। जब घर में बैठकर खाना खाते समय उसकी पंडिताइन कहती हैं तो वो बोलते हैं कि सारे काम करवाने के लिए 1 रुपया देना पड़ता है, या 4 आना 8 आना, मैंने कुछ ना कुछ पैसे देने से ही इतना सारी काम दिन भर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दुखिया आकर उसके लिए, मैंने उसके घर ले जाने के लिए आए थे, कुछ मुहूर्त देखकर रखने के लिए, यह जानते हुए, उसको कमजोर मानते हुए यहाँ पर पंडित घासीराम दलित चमार दुखिया को शोषित करने लगे। इसी को बोलते हैं शोषित, శ్రమ, శ్రమ దోపిడీ తెలుగులో అంటాం। ओके, सो ये दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति के लिए भीष्म साहनी की कहानियां साम्यवादी विचारधारा, यहाँ पर देखें साम्यवादी विचारधारा, वे रूस से संबंधित है, रूस के से संबंध में रखते हुए कुछ अनुवाद कार्य किए थे। मैंने रूस में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवाद पार्टी, यहाँ पर ये बहुत लिबरल रहता है, मीन्स प्रजा के लिए काम करता है और भ्रातृत्व के लिए करता है। माने संपत्ति उनके नाम पर नहीं रहती, सर्व सबके लिए एक जैसा है।
कोई ना अमीर है ना गरीब है। इसी को बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा। सबको एक जैसा मानना, सबको एक जैसा मानना, राइट। इस विचारधारा उनकी कहानियों में मिलते हैं। वैचारिकता के स्तर पर ना होकर संवेदना के स्तर पर उभरा गया है। माने यहाँ पर ओनली फीलिंग नहीं है, उनमें ये सारी भावनाएं विद्यमान है, उसका विचार है, हमारे सामने सब समान है। ओके, समता, समानता और सौभ्रातृत्व, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। इन सारी माने साम्य, लोकतंत्र में भी साम्यवाद की विचारधारा से ये बहुत प्रभावित होकर वे एक उसके आदर्श के रूप में अपने कहानियों को प्रस्तुत करने में वे सक्षम रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? ओके, तामस, मध्यादास, मध्यादास की मोड़ी, भटकती राख, भाग्य रेखा, पहला पाठ, झरोके आदि। ओके, यहाँ पर प्रमुख रचनाएं तामस, मय्यादास की मोड़ी, भटकती राग, भाग्य रेखा, पहला पहला पाठ, ये भी एक है, पहला पाठ और झरोके आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। तो इनकी रचनाओं में भाषा कैसी है देखिए, माने स्वतंत्रता से पूर्व इनका जन्म हुआ था। ओके, उसी स्वतंत्रता से पहले ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ओके, इसलिए इनकी भाषा क्या होगी, माने तब तक हिंदी जो है एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, जैसे प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, ये सब अपने अपने ढंग से कविता लिख रहे हैं। तो भाषा के यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसलिए सहज भाषा का प्रयोग भीष्म साहनी की कहानियों की विशेषता है। इनकी कहानियों में यह प्रयोग सहज भाषा का प्रयोग, सहज, उसमें सहजता है, नेचुरलिटी, संदर्भ से दूर नहीं जाए, संबंध से जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग करते हैं वैसे। ओके, नेक्स्ट, चीफ की दावत, एक परिचय, उसका सारांश, मैंने उसका सारांश क्या है या कहानी के बारे में कहना है तो एक परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी को आप लोग स्वीकार करके सारांश के रूप में भी आप लोग प्रस्तुत करते हैं, जहां की और कुछ वाक्यों को जोड़कर और कुछ वहां की विचार को जोड़ के लिखना पड़ेगा। देखिए, चीफ की धावत मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है। सॉरी, मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास जीवन, मिडिल क्लास लाइफ में आ रहे माने आने वाले, यहाँ पर कवि जो है भविष्य की ओर देख रहे हैं, आगे भविष्य की ओर। अभी स्थिति इस प्रकार है, इसी प्रकार की स्थिति यदि भविष्य में भी कल, परसों, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, इस कोरोना में कब कमजोर हो जाएगा वो, तो मैंने कब कम होते जाएगा। तो इसी टाइम में क्या है, बैंकों की स्थिति क्या है, स्कूल्स की क्या हाल है, ओके, कॉलेजेस कैसे हैं, खोलना है या नहीं खोलना है, राइट। तो उसी संदिग्ध में पड़े हुए थे। इसलिए यहाँ पर चीफ की दावत, ये मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के अंतराल, यहाँ पर देखिए अंतराल मीन्स भेदभाव या मिसकॉन्सेप्ट्स, डिफरेंसेस। मान लीजिए पिता और उसके पुत्र, जो पिता पसंद करेगा अपने अपने लिए और सारे परिवार के लिए, अंतराल,
ओके, यहाँ पर कुछ अंतर दिखाई देता है, इंटरवल, मिसकॉन्सेप्ट, ओके, भेदभाव। यदि कपड़ा लेने के लिए जाते हैं शॉपिंग मॉल में, अपने मैंने कपड़ा लेने वाले बच्चे को ले एक टाइप का ड्रेस पसंद आएगा, जीन्स टी शर्ट वगैरह, लेकिन यदि वह कभी उनके दादा के साथ या पिताजी के साथ जाए तो तब उसकी पसंद वही होगी जो जीन्स टी शर्ट वगैरह, लेकिन ये लोग उसे अलाउ नहीं करते हैं। वे कहने लगते हैं जीन्स क्यों है, ये नॉर्मल कैजुअल वेयर ले लो या ऑफिशियल ये ले लो, कहते हैं कहा जाते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन गैप बोलते हैं इसको, जनरेशन गैप, अंतराल का मतलब पीढ़ियों के अंतराल मीन्स जनरेशन गैप। जैसे 20 साल का लड़का विचार करता है, वैसे 60 साल के बूढ़े विचार बिल्कुल उनसे नहीं जुड़ते हैं। तो खासकर ये मध्यवर्गीय परिवार में भी ना वे ऊंची आवाज में या ऊंचे स्थान के बारे में वहां तक पहुंचने के लिए वे विचार करता है, लेकिन उसमें भी कुछ नैरो है, नैरो माइंडेड। ओके, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कहानीकार का वही कहना है कि रहे पीढ़ियों के अंतराल की कहानी, मिडिल क्लास फैमिलीज में रहने वाले बड़े और बच्चों के लिए एक ये जनरेशंस गैप की कहानी है। दादा दादी ये कहते हैं और हमें पसंद आता है। जैसे तेलुगु में ये कहानी सिनेमा आई बोम्मरिल्लू, बोम्मरिल्लू में क्या है, पिताजी और उसके बेटा, जो पिताजी पसंद करते हैं जिसको वे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुरंत कह देते हैं। ओके, जो मन चाहे ढंग से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह। तो यहाँ पर चीफ श्यामनाथ अपने घर चीफ को दावत पर बुलाते हैं। सीधा हम कहानी की ओर जा रहे हैं। श्यामनाथ एक प्रमुख पात्र है। एक दिन श्यामनाथ अपने घर में चीफ को दावत पर बुलाते हैं, पार्टी। चीफ अमेरिकन है, तो यहाँ पर क्या है, टाइम उस तभी का है जब अंग्रेजी का शासन चल रहा था, उसी टाइम का है। तो यहाँ पर चीफ भारतीय नहीं है, कि अमेरिका से आए हुए हैं। उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। देखिए यहाँ पर तरक्की, पदोन्नति, प्रमोशन, हम बोलते हैं ना प्रमोशन, कांस्टेबल एसआई बनते हैं, एसआई सीआई बोलते हैं, सीआई डीएसपी हो जाते हैं, डीएसपी के बाद एसपी होते हैं। ओके, उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। यदि यहाँ पर अमेरिका अमेरिका से संबंधित अपने चीफ जो है यदि खुश होंगे आज इस दावत पर, तो उसे प्रमोशन मिलना अनिवार्य बताया गया है। किसके लिए, किसको तरक्की प्रमोशन किसकी मिलनी चाहिए, अपने सोमनाथ। सोमनाथ खुद चाह रहे हैं वे प्रमोशन, तो प्रमोशन पाने के लिए वे चीफ को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। राइट, दावत मतलब दावत में क्या क्या रहता है आपको मालूम है। दावत की शाम घर की सभी चीजों को चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। दावत की शाम, शाम पर यहाँ पर बोलते हैं आज का नाम आपके नाम, आज का शाम आपके नाम। The today's evening was dedicated to somebody X. Today's evening is dedicated to some X.
तो यहाँ पर दावत की शाम, घर, सभी चीजों को। सो दावत कहाँ पर देने वाले हैं? श्यामनाथ अपने घर में दावत देने के लिए अपने चीफ और अपने दूसरे मित्रों को भी बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? होटल पे बुलाते हैं। सॉरी, यहाँ पर घर में बुलाते हैं, घर पे बुलाते हैं। दावत की शाम घर की सभी चीजों को चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। मैंने अपने चीफ को, उनके चीफ को क्या क्या चीज पसंद है और किस प्रकार रहने से वो पसंद है, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की है। सब कुछ माँ के अलावा, उनके घर में माँ है, उनकी बूढ़ी माँ है, उनके घर में माँ के अलावा सब कुछ वहां पर मटेरियल जो पाए जाने वाला है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्राण नहीं है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, ओके, पलंग है और अदर सामान है। ये सब कैसे? जैसे वे कहेंगे वैसे ही रहेगा। तो सामान को वो संभाल सकता है लेकिन माँ को नहीं। इसी में तो है इस कहानी की रहस्य। देखिए, माँ बूढ़ी और पुरानी है। देखिए सीधा कह रहा है, अपने सोमनाथ की माँ जो है वो बूढ़ी बन जाती है और उसके उसके विचार भी कुछ पुराने हैं। ओल्ड एज विचार, थॉट्स, ओके, डरना, कांपना, खामोश बैठना, ये सब, राइट। चीफ और दावत में आए मेहमानों से उसके मिलने पर श्यामनाथ उपहास के पात्र बन सकता है। ओके, चीफ और दावत में आए मेहमानों से, चीफ भी है वहीं पर बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ मेहमान, वहां पर आने वाले गेस्ट वगैरह। चीफ और दावत में आए मेहमानों से उसके मिलने पर श्यामनाथ उपहास के पात्र बन सकते हैं। उपहास, चीफ को घर में बुलाते हैं दावत के लिए, वहां पर बहुत एक्सपेक्टेशन है, घर को साफ रखना, सभी चीजों को सज धज कर अरेंजमेंट्स अलंकृत करना, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक स्वतंत्रता है। लेकिन उनके घर में एक बूढ़ी माँ है। तो बूढ़ी माँ के बारे में उन्होंने क्या विचार किया था, यह आप लोगों को पाठ में मालूम होगा, राइट। उसी में से गेस्ट को कुछ भी कमी दिखना नहीं चाहिए, सब कुछ अरेंजमेंट्स उसकी टेस्ट के अनुसार रखना चाहते हैं। यहाँ पर भी अपने सोमनाथ भी अपने चीफ जिस तरह पसंद करते हैं उसी तरह वे अरेंजमेंट्स करने के लिए प्रयास करते हैं। अतः प्रयास किया जाता है कि माँ को सभी लोगों से दूर ही रखा जाए। दो तीन तरीके सोचते हैं, दो तीन पद्धति, दो तीन अल्टरनेटिव मेथड्स को सोचते हैं, माँ को कहाँ रखा जाए। आज रात अपने चीफ आने वाला है, लेकिन कितने उनके दोस्त भी बोलते हैं और कुछ कुछ लोग भी बोलते हैं, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो किसके लिए प्रयास किया था? प्रयास किया जाता है कि माँ को सभी लोगों से दूर ही रखा जाए, मैंने उनके घर से बाहर कहीं दूसरे रूम में, कमरे में उसे रहने के लिए कहते हैं, या उनके घर के अड़ोस पड़ोस वाली है, जाके जब तक पार्टी चलेगी 2 घंटे 3 घंटे तक वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। चीफ की दावत एक मैंने यहाँ पर परिचय कंटिन्यू है दूसरे स्लाइड में। खेल
खेल बिगड़ जाता है और माँ तदा चीफ आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा ट्रॉपिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। ट्रॉपिकल मीन्स खेल बिगड़ जाता है और माँ तथा चीफ आमने सामने आ जाते हैं। मैंने चीफ दावत के लिए उनके घर आते हैं रामनाथ की, तो यहाँ पर अपने माँ जो है वो कहीं दूसरी जगह पर दूसरे कमरे पे रहती है। यही नाटकीयता है, इसी को बोलते हैं नाटकीयता। इन दोनों को मिलाना है, एक साथ बिठाना है। यहाँ पर ऐसा अवसर लास्ट में मिलता है, क्योंकि रामनाथ सोचते थे कि अपने चीफ के लिए माँ में भी पसंद नहीं आएगी, ये बूढ़े लोग उनसे मिलना नहीं देते। वैसे तो चीफ माँ को वहां से जाने नहीं देता तथा पंजाबी लोग गीत सुनाने का आग्रह करते हैं। सो यहाँ पर चीफ जो है माँ को जल्दी छुड़वाना नहीं चाहते, उसके बदले वहां के कुछ लोगों से क्या कर रहे हैं, देते हुए पंजाबी लोकगीत। पंजाबी माने यहाँ कहानी जो है कहाँ से प्रसिद्ध है, किस प्रांत के लिए, पंजाब। अभी आप लोगों को लाहौर आया था, पंजाब में एक प्रमुख शहर का नाम लाहौर है। ओके, तो पंजाब की स्थिति, वहां के रहने वालों की स्थिति के बारे में यहाँ पर वर्णन है। चीफ माँ को वहां से जाने नहीं देते तथा पंजाबी लोग गीत सुनाने का आग्रह करते हैं। माँ श्यामनाथ की सोच के विरुद्ध अपने हुनर से उपस्थित मेहमानों एवं चीफ को प्रसन्न करती हैं। चीफ माँ के हाथों बनी फुलकारी लेने के लिए दोबारा अपने का वायदा कर वापस लौटते हैं। तो ये लोग छुपाते हैं, माँ को चीफ तक नहीं पहुंचा पाते। उनके फ्रेंड्स और चीफ घर में दावत पर आते हैं, तो वो लोग आते तक मैंने यहाँ पर सोने के तुरंत खर्राटा लेने लगते हैं। तो उस खर्राटे से वे डर गए थे, राइट। इसलिए माँ की उपस्थिति एवं उसके महत्व को चीफ के द्वारा स्वीकृत मिलने के पश्चात सोमनाथ के लिए माँ अचानक ही मूल्यवान सिद्ध हो गई है। उनकी माँ की मेहनत जो है, उनकी माँ में जो कला है, जो हैंडक्राफ्ट है, उसे देखकर वे अत्यंत चकित हो जाते हैं। इसलिए माँ से वादा लेकर उनके लिए ऐसे ही एक मूल्यवान फुलकारी बनवा कर देने के लिए आग्रह करते हैं। सो जिस प्रकार रामनाथ ने सोचा था, विचार किया था अपने दोस्त के बारे में, माँ और चीफ दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे सोचे होंगे वे ज्यादा मॉडर्न है तो बूढ़े लोगों के पास नहीं आते, उनके नहीं सोचते, उन पर नहीं विचार किया जाता है, इस प्रकार। तो लोग बेकार थी, वही तिरस्कार, यहाँ पर तीन है, तिरस्कार नहीं थी। ओके, तिरस्की एवं लोग बेकार थी, वही तरक्की का जरिया बन जाती है। देखिए, लोग लोग बेकार थी, लोग बेकार थी, वही तरक्की का जरिया बन जाती है। माने जिस माँ से वे लोग दूर रहना चाहते हैं, जिस माँ को अंदर रखना चाहते हैं, या जिस माँ को माँ की दोस्त अड़ोस में रहने वाले एक स्त्री के साथ भेजने के लिए विचार करते हैं, लेकिन वही माँ उनके लिए बहुत मूल्यवान के रूप में सामने आता है, राइट।
चीफ की दावत एक परिचय, ये तीसरा पार्ट कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूशन। आज मैंने इस कहानी में इन बातों को मूल विशेष रूप से वे प्रस्तुत किए थे। पारिवारिक जीवन में माता पुत्र आदि संबंधों में वृद्ध माँ के प्रति प्रेम आदर आदि भावनाएं लुप्त हो जाती है, लुप्त होती जा रही है। देखिए, आज पारिवारिक जीवन में मीन्स पारिवारिक मीन्स फैमिली, फैमिली लाइफ में माता पुत्र आदि संबंधों में वृद्ध माँ के प्रति, देखिए माता पुत्र आदि संबंधों में वृद्ध माँ के प्रति प्रेम आदर आदि भावनाएं लुप्त होती जा रही है। मैंने वृद्ध लोगों के प्रति हम अपने मन में क्या रहना चाहिए? प्रेम, वात्सल्य, गौरव, पूजनीयता, सब आदर भाव। लेकिन नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालसा में श्यामनाथ जैसे व्यक्तित्व अपनी जन्मदात्री को निरूपण योग वस्तु मानते हैं। माँ बहुत मूल्यवान है, इसमें निसंकोच के साथ कर सकते हैं। ओके, नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालसा में श्यामनाथ, नौकरी में पदोन्नति मिली तो प्रमोशन, तनख्वाह बढ़ जाएगी तो पैसे ज्यादा आएगा, उसी के धन की लालसा में पड़ जाते हैं, धन कमाने के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं एक जमींदार की तरह। माने पैसे सब कुछ है इनके लिए, यदि उनकी चीफ मान लिया तो प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन मिलने से पैसे ज्यादा आते हैं, बस यही लॉजिक है। लेकिन दूसरी तरफ माँ जो है उनकी अंतिम क्षणों तक अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए कुछ ना कुछ होता है। आजकल आधुनिक काल में हमारी माता या जन्मदात्री के प्रति हम बहुत नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं, खोखलापन की तरह। इसके उपरांत भी माता का पुत्र के प्रति प्रेम या वात्सल्य भावना को द्रवित का देता है। आधुनिक जीवन शैली की कृत्रिमता का इसमें मार्मिक उद्घाटन किया जाता है। आधुनिक जीवन स्टाइल, आधुनिक जीवन लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न एज में, अल्ट्रा मॉडर्न एज में कृत्रिमता का इसमें मार्मिक उद्घाटन किया गया है। मीन्स आर्टिफिशियल, जैसे हम इस सिचुएशन को बनाते हैं, ये नेचुरल या सहज रूप से एक सिचुएशन पैदा नहीं होता है। इन कृत्रिम इटसेल्फ उनके मन में बहुत मार्मिक उद्घाटन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, इस कहानी में मैंने यहाँ पर चीफ सोमनाथ के ऑफिस की चीफ जो है, वे चीफ माँ को क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसे बहुत अच्छे चाहते हैं? राइट, वे बूढ़ी है, पंजाब के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सांप्रदायिकता, ओके, उस सांप्रदायिकता में पहनने के लिए एक ऐसे विशेष प्रकार की चीज है फुलकारी। ये सिल्क से बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी फ्लो बनते हैं, पट्टू। राजपुरा पंजाब में एक उदाहरण, वहां से एक उदाहरण। ये फुलकारी क्या है, ये फुलकारी का मतलब क्या है, इसकी विशेष संदर्भ क्या है, क्या देखेंगे। देखिए, यहाँ पर थ्रेड है, उसके बाद ये फुलकारी बनाने वाली स्त्री, नारी लोग हैं, वुमेन आर्टिजन्स एम्ब्रॉयडरिंग विथ पार्ट इन राजपुर पंजाब इंडिया।
तो ये फुलकारी के काम जो है, विशेष प्रकार का काम कौन करते हैं? औरत लोग करते हैं। ये टेलरिंग से भी ज्यादा, ओके, टेलरिंग से भी ज्यादा है। बनने के बाद इस प्रकार दिखाई देता है, वूल रहता है या नहीं तो वहां पर पट्टू का भी है, वैसे डिजाइन देते हैं, बीच में ग्लासेस लगाते हैं। ये सब पूरे बनने के बाद भिन्न भिन्न रंगों में पाए जाने वाले थ्रेड को अपनाते हैं, ये सब, राइट। ये इसी को फुलकारी बोलते हैं। तो यदि अंग्रेजी में जानना है तो हम एनसाइक्लोपीडिया खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार का है। फुलकारी का मतलब पंजाब प्रांत में ही इसे ज्यादातर जानते हैं। ये साधारण सी बात है, लेकिन उसके प्रति एक महत्व भी है उनके मन में। refers to the folk embroidery of the पंजाब। इसको देखेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो यह एक लोक कथा में उपलब्ध एक कला है, एक आर्ट है। Although फुलकारी मीन्स फ्लोरल वर्क, फुलकारी मीन्स क्या है? ये फ्लोरल वर्क, फ्लोरल मीन्स फ्लावर्स, फ्लोरल मीन्स फ्लावर्स, ये बहुवचन है, राइट। The designs include not only flowers but also cover motifs and geometrical shapes। वो धागा लेकर ये लोग अपने हाथों में एक सुई लेकर कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाते हैं दुपट्टा में, फुलकारी में। वो सब ज्योमेट्री के जो शेप्स रहते हैं, रबर भी रहता है, रबर, राइट। हम आगे जा रहे हैं। The main characteristics of Fulkari embroidery are use of darn, darn means daga, stitch on the wrong side of horse button cloth with, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस तो नहीं हो रहे ना, colored silken thread, ये कलरफुल है, सिल्कन, ये भी मिल जाए। पंजाबी वुमेन क्रिएट innumerable alluring and interesting design and patterns by their skillful manipulation of the darn stitch। ओके, ये इसका संस्कार जो है, इसका क्रेडिट जो है पंजाब की औरत को ही जाती है, राइट। अकॉर्डिंग टू केहल, a cloth where one of a few flowers are embroidered is called a फुलकारी। कोहल का मतलब उसके उनके शब्दों में, ये क्लॉथ where only a few flowers are embroidered is called a फुलकारी। The other types of distinct variants, the traditional varieties of फुलकारी are large items of both and include chops, tiplar, nilak and bag. Sometimes the bag is given separate categorization of its own as on the other varieties of a fulkari. Part of the cloth is visible, whereas in मैंने यहाँ पर मैंने लॉन्ग स्कार्फ को दुपट्टा बोलते हैं और ओवर साइज को उसको ओढ़नी बोलते हैं, ओके, और छोटा साइज को सेरेमोनियल ड्रेस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए यह देखिए, चीफ की दावत कहानी का यूट्यूब चैनल में या नाटक का प्रदर्शन दृष्टि IAS अकादमी के सौजन्य से, ये वीडियो उन्हीं लोगों के द्वारा
प्रदर्शित है। तो कटसी विथ दृष्टि IAS अकेडमी, दृष्टि विद्यार्थियों द्वारा नाट्य मंचन स्टेज पर प्रस्तुत किया गया है। मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो। सॉरी, वीडियो प्ले हो रहा है। नाटक टोटल 40 मिनट का है। प्ले होने जा रहा है, कुछ टाइम लग रहा है। सॉरी। क्यों? एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। कृपया थोड़ा वेट कीजिए। इसको शेयर करने जा रहे हैं।
बीच में जो वात्सल्य है, माँ के मन में पुत्रों के प्रति जो वात्सल्य भावना होगी, लव एंड अफेक्शन, वैसे ही पुत्र के मन में माँ के प्रति गौरव और आदर भाव तो होगा, लेकिन संतान जो है हमेशा उनके स्वार्थ की बातें ही करते हैं। स्वार्थ माने माँ बूढ़ी है, फिर भी उसके लिए वो कैसे माँ से कैसे लाभ उठाए, उसका क्या उपयोग का काम कर सकती है, यही देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर माता और पुत्र इन दोनों के बीच में माँ जो है बच्चों की उन्नति या प्रमोशन देखना चाहती है, तभी तो उनके आंखें साथ नहीं देती है, फिर भी फुलकारी बनाने के लिए वचन देती है। तो अपनी संतान को ऊंचे स्थान पर रहकर देखने के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। यही तो त्यागमय जीवन है माँ की। ओके, तो इस कहानी से चीफ की दावत, इस कहानी से यही बात हमें मालूम होता है। ओके बच्चों, आप लोग इसको देख लिया, समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और चाहे तो और एक बार यह देख लीजिए। देखने के बाद इससे आप लोग फायदा जरूर उठाएंगे। इसके साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूं। थैंक यू।